ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। नमस्ते बच्चे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है जो पेपर में आपको देखने को मिलेगा, परिवर्ती अनुपातों का नियम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना 6 मार्क्स में ही मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो 6 मार्क्स के लिए इसको पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि इसकी बेसिक बातें क्या है जो हमारे को ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये जो लॉ है ऑपरेट होता है कौन से रन में? बोलो भाई, शॉर्ट रन में। लागू होगा कब? बोलो, अल्पकाल में। कब लागू होगा? अल्पकाल में लागू होगा, ठीक है। अब अल्पकाल में अगर आपको याद हो तो फैक्टर्स को दो भागों में बांटा गया था। फैक्टर्स को दो भागों में बांटा गया था। एक थे फिक्स फैक्टर, एक थे वेरिएबल फैक्टर। हिंदी में स्थिर साधन, परिवर्तित साधन, ठीक है जी। दो आपको याद होगा फैक्टर्स थे। अच्छा जी, फिक्स फैक्टर क्या थे? जो चेंज नहीं होंगे, जो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, स्थिर रहेंगे। नाम में क्लैरिटी, नाम में ही क्लैरिटी है कि क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे, ठीक है। जबकि वेरिएबल फैक्टर कौन से सर? जो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। जो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। कौन से टाइम पीरियड में? शॉर्ट टर्म में। जो कौन से टाइम पीरियड में? शॉर्ट टर्म में, करेक्ट है। अच्छा जी, अब ये जो लॉ कहता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्राफ्ट इसका समझेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो लॉ है, ये जो लॉ है ये कहता है देखो नाम में क्या वर्ड लिखा हुआ है? वेरिएबल प्रोपोर्शन। अभी वेरिएबल क्या है, परिवर्तित अनुपात क्या है, वो जरा समझो। कहता है कि जब फिक्स फैक्टर की, ये लगा लो, इसको ऐसे बोलो, जब हम वेरिएबल फैक्टर की हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट, हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट, जैसे मान लीजिए वेरिएबल फैक्टर में क्या? रॉ मटेरियल, करेक्ट है। और फिक्स फैक्टर में क्या? मशीन। फिक्स फैक्टर में क्या? मशीन, जो कांस्टेंट रहेगी। पहले मैंने 1 किलो रॉ मटेरियल लगाया, फिर एक और एक्स्ट्रा लगाया, 2 किलो कर दिया, फिर एक और एक्स्ट्रा लगाया, 3 किलो कर दिया। जब मैं हर बार वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट किसके साथ लगाऊंगा? किसके साथ लगाऊंगा भाई? फिक्स फैक्टर के साथ लगाऊंगा। तो किस में चेंज आएगा? आउटपुट में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा? डेफिनेटली आएगा कि नहीं आएगा आउटपुट में चेंज? आउटपुट में क्या आएगा? चेंज आएगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो वो जो चेंज होगा ना, उस चेंज को ही यहां पर किस नाम से बुलाया जा रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। किस नाम से बुलाया जा रहा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के नाम से बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा ना आउटपुट, आपकी बुक्स में इसको दो नाम से बुला रखा है। कुछ जगहों पे इसको टीपी के रूप में समझाया हुआ है, कुछ जगहों पे इसको एमपी के रूप में समझाया हुआ है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखते हैं, फिर एक बार कहानी को शुरू करेंगे। मैंने बोला कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ना, वो कौन से टाइम पीरियड में अप्लाई होता है? पहली बात, शॉर्ट रन में, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, किसकी? वेरिएबल फैक्टर की हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट को किसके साथ लगा रहे हैं? फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहे हो। डन। तो किसमें चेंज आएगा? आउटपुट में चेंज आएगा, उत्पादन में चेंज आएगा। यानी कि जो भी, जैसे आपका, आपकी पहले मान लीजिए पहले 1 किलो कपड़ा लगाया मशीन के साथ, तो 5 शर्ट बनी। कितनी शर्ट बनी? 5। फिर 1 किलो और लगाया, फिर बनी 4 शर्ट्स। तो टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ गया? 4 का। पहले 5 था, अब 9 हो गया, तो कितने का चेंज आ गया? 4 का। फिर एक और यूनिट लगाई एक्स्ट्रा, फिर एक और यूनिट लगाई
एक्स्ट्रा, तो उसमें जो चेंज आएगा वो कहीं ना कहीं क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सिंपल ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट को किसके साथ लगा रहे हैं, बोलो किसके साथ लगा रहे हैं, वेरिएबल फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहे हैं, तो जो भी आउटपुट में क्या आएगा, चेंज आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, चेंज आएगा, वो चेंज ही क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहलाएगा। करेक्ट है। पहले ये ड्राफ्ट नोट करो, फिर शुरू करते हैं कि पेपर में इसको एक्सप्लेन कैसे करना है 6 नंबर के इसमें। हेलो हेलो, ये ऑपरेट, हितेश एक काम करो, बाहर वाला गेट भी ना भेड़ आओ, जो मेन शीशे वाला गेट है ना। बस 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 बस, वो मशीन खराब कर दे। उस गेट को बस अपने आप इधर करना होता है, वो अपने आप चला जाता है। आ जाओ, जबरदस्ती नहीं बंद करना होता, उसकी मशीन खराब हो जाएगी। यहाँ लगा ले, जतिन के साथ लगा ले ना चेयर, वरना डिस्टर्ब होगा। कर लिया नोट। एक बार देख लो हितेश, हेडिंग क्या अपने पास, परिवर्तित अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें हमने हितेश पढ़ा कि ये कौन से टाइम पीरियड में अप्लाई होता है, अल्पकाल में। किसमें अप्लाई होता है, अल्पकाल में। अल्पकाल में क्या होता है कि जो परिवर्तित साधन होते हैं उसकी हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट को हम किसके साथ लगाएंगे हितेश, फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहे हैं। किस फैक्टर के साथ लगा रहे हैं, फिक्स फैक्टर के साथ, जो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे पहली यूनिट लगाई, फिर दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई। तो ऐसे में जो भी चेंज आएगा किसमें, आउटपुट में, जो भी किसमें चेंज आएगा, आउटपुट में, मतलब उत्पाद में, जो भी आपने प्रोडक्शन बनाया है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपने 3 प्रकार के उत्पाद पढ़े थे, टीपी, एपी और एमपी, याद है ना। ठीक है, तो जो भी चेंज आएगा उत्पाद में, उस चेंज को ही, उस परिवर्तन को ही हितेश क्या बोला जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तन अनुपातों का नियम बोला जाएगा। ठीक है, ये ड्राफ्ट है एक माइंड सेटअप बनाने के लिए कि क्वेश्चन क्या करना है हमारे को। ये पेपर में ड्राफ्ट ये नहीं बनाना आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि क्वेश्चन किस चीज के बारे में बात कर रहा है। करेक्ट है। अब यहां से आंसर शुरू होगा जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, करूं चेंज इसको थोड़ा, चलिए सर चेंज करते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, शुरू करते हैं आंसर को। सबसे पहले आएगी स्टेटमेंट। ठीक है, तो जरा लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन state that state that when an additional unit when an additional unit of of variable factor
imposed with imposed with imposed imposed मतलब लगाना, ठीक है, किसी के साथ कनेक्ट करवाना. imposed with fixed factor, then what change comes in what change comes in TP स्लैश MP. या तो TP लिख दो या MP लिख दो, ठीक है. व्हाट चेंज कम्स इन TP स्लैश MP, फुल स्टॉप, डन. दिस लॉ is operate in this law is operate in short run. this law is operate in short run, ठीक है जी, डन, फुल स्टॉप, करेक्ट है. ओके, हिंदी में लिख रहे हैं. परिवर्ती अनुपातों का नियम, परिवर्ती अनुपातों का नियम अल्पकाल में लागू होता है, अल्पकाल में लागू होता है, ठीक है, अल्पकाल में लागू होता है, पूर्ण विराम. यह नियम ये बताता है कि यह नियम ये बताता है कि जब जब परिवर्तित साधन की जब परिवर्तित साधन की एक अतिरिक्त इकाई को एक अतिरिक्त इकाई को स्थिर साधन के साथ लगाया जाएगा, स्थिर साधन के साथ लगाया जाएगा, तो कुल उत्पाद में क्या परिवर्तन आएगा, तो कुल उत्पाद में क्या परिवर्तन आएगा. अच्छा, कुल उत्पाद भी लिख सकते हो और सीमांत उत्पाद भी लिख सकते हो. हिंदी वाले कुल उत्पाद वर्ड भी लिख सकते हो और सीमांत उत्पाद भी वर्ड लिख सकते हो. डन. ये हो गए स्टेटमेंट, सबने लिख ली स्टेटमेंट. एक बार दोबारा रिकॉल करते, स्टेटमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए. क्या लिखा है हम लोगों ने कि ये जो लॉ है ये बताता है कि जो किसकी यूनिट बोलो किसके साथ लगानी है, किसमें चेंज आएगा, आउटपुट को क्या नाम दे रखा है आपकी बुक्स में, वो चेंज ही क्या कहलाएगा. और ये जो लॉ है कब ऑपरेट होगा, शॉर्ट टर्म में. ये आपने स्टेटमेंट में लिखा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, ठीक है. अब जरा देखिए, नोटिस करिए यहां पर, जब आप इस लॉ को भाई समझा रहे हैं 6 मार्क में, तो सबसे पहले आपने लिख दी स्टेटमेंट, ठीक है सर, वो हमें समझ में आ गई स्टेटमेंट, है ना. अब बना रहे हैं टेबल. क्या बना रहे हैं भाई, टेबल बना रहे हैं. तो जरा थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि टेबल हम लोग किस तरीके से बना पा रहे हैं और कितनी अच्छी बना पा रहे हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब जने टेबल को बनाते समय सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे. ये यहां मैंने कॉलम बनाया यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर, ठीक है, स्थिर साधन की इकाई. अल्पकाल में स्थिर साधन, शॉर्ट रन में स्थिर फिक्स फैक्टर क्या रहते हैं, चेंज होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. मैं मारूंगा तुम लोगों को, गधो. क्या लिखा है ये भी, अभी तो समझा के गया हूं. क्या नाम है ये, उसके बाद भी गलती कर रहे हो. अभी क्या बोला है, अल्पकाल में, नाम में क्या लिखा हुआ है, फिक्स फैक्टर, तो क्या रहेंगे, क्या चेंज होंगे, कौन चेंज होगा, नाम से ही समझ लो. अगर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पा रहे तो नाम ही याद रख लो यार, ठीक है. तो ये हो गया यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर. अगर मान लो मेरे पास एक मशीन है तो मशीन कितनी रहेंगी भाई, एक ही रहेगी. शॉर्ट रन में मशीन एक ही रहेगी, ठीक है सर, ध्यान रखना इस बात को. और बहुत आराम से बनानी है टेबल, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है.
सेकंड कॉलम बना रहे यूनिट ऑफ वी एफ की फुल फॉर्म वेरिएबल फैक्टर, ठीक है ना। परिवर्तित साधन की बोलो इकाई। अब इसके नाम में क्या है, वेरिएबल चेंज हो गए, तो पहला, फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाई 2, फिर एक और एक्स्ट्रा यूनिट लगाई 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, ठीक है, डन। तो हर बार जब आप वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट किसके साथ लगा रहे हो, फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहे हो, तो किसमें चेंज आएगा, आउटपुट में। किसमें चेंज आएगा, आउटपुट में। उन आउटपुट को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया क्या, टीपी, और एक का नाम क्या दिया गया है, एमपी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको सबको याद हो तो मैंने आपको ना सबको एमपी का डायग्राम बनवाया था। क्या बनवाया था, डायग्राम, जब मैं कंसेप्ट सिखा रहा था। तो एमपी का डायग्राम कैसा था, कुछ ऐसा कि पहले बढ़ेगा, अपने कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम, फिर गिरते गिरते जीरो पर आएगा और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जरा वैल्यूज यहाँ पे पुट कर रहा हूं आपके सामने। एमपी की वैल्यू 2, 4, 6, 8, या रुको यहीं तक इसको बढ़ाते, 6 तक बढ़ाते, फिर गिराते 4, 2, 0, -2, करेक्ट है। पहले मैंने एमपी क्या करा, क्या करा, बढ़ाया, कहां तक पहुंचाया, फिर गिराया, और कहां तक लेके आया, और आखिरी में क्या करा, माइनस कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, यहां बैठे सभी स्टूडेंट्स ने न्यूमेरिकल्स करे थे, तो आपको याद होगा टीपी इक्वल्स टू समेशन एमपी, याद है। तो 2, 2 और 4, 6, 6 और 6, 12, 12 4, 16, 16 2, 18, 18 0, 18, 18 -2, 16, करेक्ट है, डन, पक्का। ये टेबल सबको समझ में आई। अब इस टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो शुरू हो रहा है वो नोटिस करना है आप लोगों ने। इसको रफ करते हैं, ध्यान रखना, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग, क्या कहते हैं, सबसे पहले एमपी की वैल्यूज बनाएंगे। किसकी वैल्यूज बनाएंगे, एमपी की, ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन शेड ले लेता हूँ, डन। स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हैं, किसके साथ, फिक्स फैक्टर के साथ, तो नोटिस करिए, इस लेवल तक नोटिस करिए कि एमपी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एमपी लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं इसके बारे में लिखूंगा, इनिशियली एमपी, बोलो, शुरुआत में एमपी क्या हो रहा है, गधो बोलो, बढ़ रहा है। तो इनिशियली एमपी इंक्रीजेस, कोमा। अब टीपी को नोटिस करो, पहले कितने से बढ़ा, अब कितने से बढ़ा। तो जब तक एमपी बढ़ रहा है तब तक टीपी भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी बढ़ने की स्पीड क्या है, बढ़ती हुई। बढ़ने की स्पीड क्या है, पहले कितने से बढ़ा, फिर कितने से बढ़ा, तो बढ़ तो रहा है, बढ़ने की स्पीड भी बढ़ रही है उसकी। तो मैं लिखूंगा इनिशियली एमपी इंक्रीजेस, टीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। हिंदी में मैं इस लाइन को एक बार प्रोनाउंसिएट कर देता हूं, जब आप लोग लिखेंगे तो मैं इसको कन्वर्ट भी करूंगा। शुरुआत में एमपी बढ़ रहा है, शुरुआत में एमपी, और टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है, डन। अच्छा, अब इस जो ये पहला जो मैंने ये स्टेज हाईलाइट करी ना, इसका एक नाम है, क्या है, नाम है। और वो नाम किसके बिहाफ पे रखे गए हैं, बोलो किसके बिहाफ पे रखे गए हैं भाई, एमपी के बिहाफ पे रखे गए। किसके बिहाफ पे रखे गए, एमपी। तो जो ये स्टेज है इसका नाम सुनो ध्यान से, नाम दिया गया इसका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हिंदी में नाम अब लिखेंगे हम लोग इसका, साधन के बढ़ते प्रतिफल। क्या नाम लिखेंगे भाई इसका, साधन के बढ़ते प्रतिफल। इसका नाम जरा सुनो क्यों लिखा गया। ये कहता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट किसके साथ लगा रहे थे,
फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहे थे, तो जो आपको बदले में रिटर्न्स मिल रहे थे ना, वो कैसे होते हुए मिल रहे थे? घटते हुए या बढ़ते हुए? बढ़ते हुए मिल रहे हैं ना। पहले 2 मिला, फिर कितना मिला? 4, फिर कितना मिला? 6। तो आपको बेनिफिट्स घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस स्टेज का नाम क्या रख दिया? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के बढ़ते प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है बदले में कुछ मिलना, बदले में कुछ मिलना। तो जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट फिक्स फैक्टर के साथ लगाई, तो मुझे जो बदले में एडिशनल आउटपुट मिल रहा है, जिसको हमने एमपी पढ़ा हुआ है, वो घट रहा है या बढ़ रहा है? तो आंसर इज बढ़ रहा है। इसलिए इस स्टेज का नाम क्या हो गया? साधन के बढ़ते प्रतिफल। अभी मैं तीसरी सेकंड स्टेज को हाईलाइट कर रहा हूं। मैं कुछ भी बताऊं उससे पहले आप लोग इसका नाम बता सकते हो सेकंड स्टेज का, नोटिस करके। आप एक्स्ट्रा यूनिट लगा रहे हो, अब आपको जो बदले में मिल रहा है वो पहले कितना था? 6 से आ गया 4 पे, 4 से आ गया 2 से आ गया, तो बढ़ रहा है घट रहा है? तो नाम क्या होगा स्टेज का? आया ना समझ में? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू, देख रहे हो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। अब हिंदी में नाम आएगा साधन के घटते प्रतिफल। साधन के घटते प्रतिफल। डन। अब एक बार देख लेते हैं इस स्टेज में हुआ क्या है। इस स्टेज में जब आपने वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट किसके साथ लगाई है? फिक्स फैक्टर के साथ लगाई है, तो जो आपका एमपी है उसने खुद को क्या करना शुरू कर दिया? गिराना शुरू कर दिया। 6 था पिछली स्टेज तक, किस पे आने लग गया? 4 पे। तो इसका नाम आएगा एमपी, एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग, एमपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। एमपी ने गिरना शुरू कर दिया और इस स्टेज की एंडिंग तक कहां पहुंच गया? एंड रीच टू, बोलो, रीच टू 0। ठीक है। अब जरा टीपी का बिहेवियर भी देख लो। पहले टीपी 4 से बढ़ा, फिर 6 से। अब इस स्टेज में आते कितने से बढ़ा? अब कितने से बढ़ा? अब कितने से बढ़ा? यानी कि जब एमपी गिरेगा लेकिन पॉजिटिव बना रहेगा, क्या बना रहेगा? तब तक टीपी बढ़ेगा तो जरूर, लेकिन इसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिखेंगे टीपी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट। बताओ बच्चों, क्या दूसरी स्टेज समझ में आई है? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। अभी देखो पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो 6 मार्क्स का, तो इट टेक्स टाइम, ठीक है ना। थर्ड स्टेज पे आ जाओ जरा, थोड़ा सा थर्ड स्टेज पे आते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। हाँ, अब आए थे जरा थर्ड स्टेज में। देखो भाई, हाव भाव देखो थर्ड स्टेज के। थर्ड स्टेज का नाम बताएगा कोई जना? क्या बनेगा नाम? क्या बात? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। नाम आएगा साधन के घटते प्रतिफल। क्या नाम आएगा? साधन के घटते प्रतिफल। क्यों आ रहा भाई साधन के घटते प्रतिफल नाम? क्योंकि जब आपने वेरिएबल फैक्टर की एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाई तो एमपी ने बढ़ना शुरू कर दिया, गिरना। तो सर आंसर, गिरना तो पहले ही शुरू कर दिया, तब तो नेगेटिव हो गया। अब तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब तो जो आ रहा था वो आ भी नहीं रहा और बचा हुआ भी जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम में बैठने की कैपेसिटी है 30 बच्चों की। अगर मैं इसमें 40 बच्चे बिठाने की कोशिश करूं तो कई सारे बच्चे भीड़ के मारे आएंगे नहीं। अरे यार बहुत भीड़ है यार, तो एक्स्ट्रा तो आया नहीं, जो और थे ना वो भी चले गए। सर इसको बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, साधन के घटते प्रतिफल। अब इस स्टेज में हो क्या रहा है सर? इस स्टेज में एमपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? एमपी बिकम्स नेगेटिव। और टीपी पर 18 पे था, 18 से कितने पर आ गया? 16 पर। टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये है ये लॉ। टेबल किस किस को समझ में आई? सबको समझ में आई टेबल? ऑनेस्ट? कहीं कोई पॉइंट लग रहा है कि सर मुझे नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क इजिली, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा ये, हम इस पर पूरा कंसंट्रेशन करके चलेंगे। अगर आपको टेबल समझ में आ गई है तो स्टेटमेंट के नीचे टेबल बनती है, फटाफट से बिना किसी रुके हुए
तेजी से टेबल बनाओ, फिर इसके बाद चलेंगे डायग्राम पे। ठीक है, बनाओ टेबल। इसको हिंदी में बोलूं, शुरुआत में एमपी बढ़ता है, कोमा टीपी बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। सेकंड का भी बोलूं, एमपी गिरना शुरू होता है, एमपी गिरना शुरू होता है और शून्य तक पहुंच जाता है, और शून्य तक पहुंच जाता है, कोमा टीपी घटती दर से बढ़ता है, टीपी घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, डन। तीसरे में क्या लिखोगे?
एमपी ऋणात्मक हो गया, तीसरे में क्या लिखोगे, एमपी ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया, कोमा टीपी ने गिरना शुरू कर दिया, टीपी ने गिरना शुरू कर दिया। टेबल सबने बना ली भाई, डायग्राम की तरफ चले, ठीक है। अब इसी टेबल के बेसिस पे एक मैं फ्री हैंड से डायग्राम बना रहा हूं जो आपको ध्यान से नोटिस करना है, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा डायग्राम की तरफ चलते हैं। एक्स एक्सिस पे शो की जाती है क्या, बोलो भाई, यूनिट्स। गौरव सर किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट ऑफ, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट थी तो उसका तो कुछ शो करके फायदा नहीं है। वाई एक्सिस पे शो किया रहता है जिसका आप डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पे दो डायग्राम बनेंगे, टीपी का बनेगा और एक एमपी का डायग्राम बनेगा। किसका डायग्राम बनेगा, टीपी का और एमपी का, ठीक है। चलिए सर, अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे, तो जो टीपी है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अपने कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया। मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद कुछ देर कांस्टेंट हो गया, कुछ देर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, करेक्ट है। और शुरुआत में बढ़ने की स्पीड क्या है, 4 6, पहले तेजी से बढ़ रहा है, फिर बढ़ने की स्पीड क्या हुई, थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ने की स्पीड क्या हो गई, कम, और आखिरी में जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया, फिर उसके बाद क्या होने लग गया, गिरने लग गया। 18 से कितने पर आ गया, 16 पर आ गया। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए डायग्राम में बना रहा हूँ फ्री हैंड से। अगर आपके पास फ्री टाइम हो घर पे, तो जो हमने वैल्यूज बनाई है ना, वो सेम वैल्यूज आप लोग बिल्कुल प्रॉपर ग्राफ पे ही बना सकते हैं। डायग्राम कुछ ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो ये फर्स्ट यूनिट है, कौन सी यूनिट है, फर्स्ट। फर्स्ट पे कितना लिया था, 2 लिया था ना, हाँ 2 था। कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम, अभी देखते चलना, अभी बनाने मत लग जाना, ठीक है। ये इसको थोड़ा और पीछे कर देता हूँ। एमपी, एमपी को भी एक बार देख लो। वैसे तो मैंने बताया था एमपी पहले क्या हुआ, बड़ा, अपने कौन से पॉइंट पे पहुंचा, मैक्सिमम पे पहुंचा, और उसके बाद क्या होने लगा, गिरने लगा, क्या होने लगा, गिरने लगा, और माइनस हो गया, क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कुछ इस प्रकार का बनेगा एमपी। अब जरा इनको थोड़ा सा बेटर एनालिसिस करते हैं। अगर आप टेबल में देख पाए तो नोटिस करें, जिस पॉइंट पर एमपी क्या है, मैक्सिमम है, क्या है, वहां तक, वहां तक उससे पहले की जो भी स्टेज है उसको क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट स्टेज। क्या नाम दिया है, आप देखेंगे, और उस स्टेज का नाम क्या रखा है हमने, बोलो, सब बोलो ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। क्योंकि इस स्टेज तक एमपी लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, एमपी लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहां पर एमपी, अच्छा इस स्टेज की एंडिंग पर एमपी क्या पहुंच गया, कहां पे पहुंच गया, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, कहां पे पहुंच गया, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, ठीक है जी। अच्छा, अब जब इसको हम लोग टीपी से मिलाते हैं ना, जो ये मैंने यहाँ पॉइंट मिलाया, यहां के बाद से अगर आप नोटिस करो, टेबल में नोटिस करो, इस पॉइंट के बाद से, इस पॉइंट के बाद से जो टीपी की स्पीड है ना वो बदल रही है। इससे पहले टीपी बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट से, किस रेट से बढ़ रहा था, किस रेट से बढ़ रहा था भाई, और इस पॉइंट के जस्ट बाद से अगर आप टेबल में नोटिस करेंगे तो कैसे बढ़ रहा है,
डिक्रीजिंग रेट से। किससे बढ़ रहा है, बोलो ना, किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या नाम दे दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या नाम दे दिया जाएगा, बोलो भाई, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जहां पे कोई चीज इन्फ्लेक्ट हो जाए, यानी कि बदल जाए। क्या हो जाए, बदल जाए। तो यहां से इस पॉइंट से इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देते, बोलो, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट पी। क्या नाम दे देते हैं, पॉइंट पी। पॉइंट पी के बाद से ना जो स्पीड है ना, क्या है, किसकी, टीपी की, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज। इससे पहले टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगा। क्या मेरी बात समझ में आई। अब जैसे ही एमपी ने गिरना शुरू करा, क्या करना शुरू करा, गिरना शुरू करा। ठीक है, जब तक एमपी क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता। जब तक एमपी क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता, तो वहां से पहले और मैक्सिमम के बाद की जो स्टेज है उसका नाम क्या है, बोलो, सेकंड स्टेज थी। सेकंड स्टेज का नाम क्या रखा था हमने, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे साधन के घटते प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, तीन स्टेजेस है। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज की एंडिंग तक देखो। ये जो टीपी वाले भैया है, ये टीपी वाले भैया कहां तक पहुंच गए अपने मैक्सिमम पॉइंट पे। तो ध्यान रखना, टीपी इज मैक्सिमम। पूछ सकता है कि सेकंड स्टेज की एंडिंग पे, कौन सी, सेकंड स्टेज की एंडिंग पे एमपी क्या होता है। तो सेकंड स्टेज की एमपी पे एंडिंग क्या, सेकंड स्टेज की एंडिंग पे एमपी क्या होता है, और टीपी क्या होता है, मैक्सिमम। करेक्ट है। अगर पूछेगा कि अभी स्टेज चल रही है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, कौन सी स्टेज चल रही है, तो बताओ इस स्टेज की एंडिंग पर, इस स्टेज की एंडिंग पर टीपी की और एमपी की वैल्यू क्या होगी। तो टीपी की वैल्यू, एमपी की वैल्यू, सर एक बार टेबल भी देख लेते हैं जरा। क्या देख लेते हैं, फटाफट से आओ टेबल देख लो। इस स्टेज की एंडिंग देख लो, ये एंडिंग, एंडिंग में देखो एमपी कितना और टीपी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है पूरे टेबल में, 18। टीपी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 18। तो ध्यान रखना, सेकंड स्टेज की एंडिंग पे एमपी क्या हो जाता है, बोलो भाई, एमपी क्या हो जाता है, 0, और टीपी क्या हो जाता है, मैक्सिमम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए सर, थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज में क्या नजर आ रहा है, सर थर्ड स्टेज में नजर आ रहा है एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और टीपी ने क्या करना शुरू कर दिया। तो जो इसका नाम दिया जाएगा थर्ड स्टेज, स्टेज थर्ड। और स्टेज का नाम बोलो, नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। हिंदी में क्या नाम था, साधन के घटते प्रतिफल। एक बार तसल्ली से जरा देखो, ठीक है, डायग्राम को। मैं तब तक ही ठीक है जी, हाँ जी, एक बार देख रहे हो डायग्राम को सब जने। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, ठीक है। डन। हमने क्या बनाया, पहला पॉइंट, एमपी और टीपी दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। स्टार्टिंग में एमपी किस पॉइंट से बढ़ रहा है, या किस स्पीड से बढ़ रहा है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से। और स्टार्टिंग में जो एमपी है वो बढ़ते बढ़ते कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम। जहां पर एमपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे जो टीपी को टच करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हिंदी वाले भी यही नाम ध्यान रखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही एमपी गिरेगा और गिरते गिरते कहां तक आ जाएगा, 0 तक, तो वो जो स्टेज होगी ना, उस स्टेज का नाम क्या होगा, बोलो भाई, क्या नाम होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। हिंदी में बोलेंगे साधन के घटते प्रतिफल, साधन के घटते प्रतिफल। अच्छा, इस स्टेज की एंडिंग पे ना, इस स्टेज की एंडिंग पर टीपी अपने कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा भाई, बोलो, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। और यहां पर टीपी की जो स्पीड होगी ना, क्या होगी, स्पीड होगी, एमपी के गिरने के कारण इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीजिंग रेट, क्या होगी, डिक्रीजिंग। थर्ड स्टेज, कौन सी स्टेज, थर्ड स्टेज। एमपी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एमपी क्या हो गया, बोलो भाई, नेगेटिव हो गया। और टीपी ने एमपी के नेगेटिव होने के कारण अपने आप को क्या कराना शुरू कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। इस स्टेज का नाम बोलो भाई, नाम है नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, हिंदी में नाम है साधन के घटते प्रतिफल। डायग्राम सबको समझ में आया,
प्लीज तसल्ली से नोट करो, रिलैक्स होके, कि कोई भी पॉइंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। प्रॉपर्ली नोट करो, यही है इंपॉर्टेंस इस क्वेश्चन की, कि बहुत डीपली चलना पड़ता है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ से एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स बहुत सारे बनते हैं। टेस्ट मैच देखते तुम लोग, क्रिकेट नहीं देखते? कर लिया नोट? डन। अब इसके बाद इन तीन स्टेजेस का सिर्फ एक्सप्लेनेशन रह जाता है। स्टेटमेंट हो गई, टेबल हो गई, डायग्राम हो गया, इनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है इससे, बट लेकिन ये डायग्राम के नीचे हेडिंग डालो स्टेज 1, नाम लिखोगे हिंदी और इंग्लिश जो भी है अपने पास। इंग्लिश में है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, और हिंदी है तो साधन के बढ़ते प्रतिफल, साधन के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है जी, डन। इस स्टेज में ऑब्जर्व करना है हमारे को, क्या था
कि एमपी, बोलो एमपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। तो लिखो पहले इंग्लिश में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ in which MP increases and reach to its maximum point, reach to its maximum point while TP, while WHILE, while TP increase with increasing rate, TP increase with increasing rate। ठीक है, हिंदी में यह नियम की पहली अवस्था है, यह नियम की पहली अवस्था है जिसमें जिसमें एमपी जिसमें एमपी बढ़ता है, जिसमें एमपी बढ़ता है और अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है, और अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंचता है, जबकि जबकि टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है, जबकि टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। स्टेज 2, हाँ जी, स्टेज 2 साधन के घटते प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिडक्शन फैक्टर। क्या लिखोगे इसमें, दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ लॉ। ठीक है, इन दिस स्टेज एमपी स्टार्ट, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज एमपी बिकम्स जीरो, देख भी लो नलायको, वाई टीपी इंक्रीज विद, ठीक है, एंड टीपी रीच टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। ठीक है जी, तो लिखो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ, this is the second stage of law in which MP start decreasing, MP start decreasing due to which TP increase with the decreasing rate, due to which TP increase with decreasing rate। ठीक है, डिक्रीजिंग रेट, डन। उसके बाद नमस्ते, अभी अंश रुको, 11 चल रही है अभी, रुको बाहर, अभी बुलाता हूँ। मैंने क्या बोला, डिक्रीजिंग रेट फुल स्टॉप, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज, एट द एंड ऑफ दिस स्टेज MP becomes zero, MP becomes zero and TP reach to its maximum point। ठीक है जी, TP reach to its maximum point। हिंदी में एक बार एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके सेकंड की। यह नियम की तीसरी अवस्था है, ओ सॉरी, यह नियम की दूसरी अवस्था है। इतना कुछ सही बोला, कोई नहीं रोका, एक शब्द गलत निकल गया। कंचन दूसरी तीसरी अवस्था कैसे बोल रहे? अच्छा, यह इस नियम की दूसरी अवस्था है जिसमें
जिसमें एमपी गिरता है, जिसमें एमपी गिरता है, गिरता है, जिसके कारण टीपी घटती दर से बढ़ता है, जिसके कारण टीपी घटती दर से बढ़ता है। ठीक है, घटती दर से बढ़ता है। डन, घटती दर से बढ़ता है, फुल स्टॉप। इस अवस्था के अंत तक, इस अवस्था के अंत तक एमपी जीरो हो जाता है, एमपी जीरो हो जाता है, जबकि टीपी अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है, जबकि टीपी अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है, डन। स्टेज थर्ड होमवर्क में लिख लो। स्टेज थर्ड का एक्सप्लेनेशन होमवर्क में मैं एक बार ओरली बता देता हूं, सुन लो। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ लॉ विच इज नोन एज नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है ना? इन दिस स्टेज एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड टीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग या फॉलोइंग, जो भी आपको हिंदी में। यह इस नियम की तीसरी अवस्था है जिसका नाम है साधन के घटते प्रतिफल। इस अवस्था में एमपी ऋणात्मक हो जाता है और टीपी गिरना शुरू हो जाता है। पूर्ण विराम। करेक्ट है? आया क्वेश्चन समझ में? इंपॉर्टेंस आपको दिख रही होगी, इतना टाइम लगा है तो इस क्वेश्चन को समझाने में मैंने क्यों लिखा था कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चे नहीं आए उनको ऑनलाइन भेज देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब आप लोग जा सकते।